So now we have our next chapter. This is called soft skills. Unit 4 is soft skills. अब soft skills, अब अगर हम आगे जाने से पहले इस वर्ड को, इस चैप्टर की नेम को जरा एनालाइज करें तो सॉफ्ट का नॉर्मल मीनिंग हमारे जहन में क्या आता है और व्हाट वी नो अबाउट सॉफ्ट इसके कोई ऐसी चीज जो कि बहुत नरम हो, है ना। कोई चीज कोई नरम चीज, नरम को हम सॉफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है कि स्किल्स अगर हैं तो नरम स्किल्स तो करके कुछ हमने कभी नहीं सुना। स्किल्स का मतलब होता है कोई खूबियाँ, कोई जो है वो हुनर आना, ठीक है, हुनर इज कॉल्ड स्किल। तो अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है समझ में नहीं आ रही मिस। अच्छा, हमने ये वर्ड पढ़े होंगे सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्ट सॉफ्टवेयर, ज्यादा सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट कॉपी सुने, राइट। अब सॉफ्ट कॉपी होती है एक चीज की और एक चीज की होती है हार्ड कॉपी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि जनरली जो चीजें हम अपने मोबाइल्स या लैपटॉप्स के अंदर बना लिखते हैं या सेव करते हैं, दैट आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जिसको मैं टच नहीं कर सकती, जो मेरे लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। मैं इसको देख सकती हूँ लेकिन आई कैन नॉट टच इट, सही है, वो मेरे लैपटॉप के अंदर है। और अगर मैं उसी पीडीएफ को, समझो मैंने एक पीडीएफ बनाया मेरे लैपटॉप में, अब उस पीडीएफ को मैंने प्रिंट करवा लिया, नाउ आई कैन हैव इट इन माय हैंड्स इन अ पेपर, तो वो चीज आपके पास, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के अंदर है वो सॉफ्ट कॉपी है, जो बाहर है वो जो प्रिंट होके आ गई है दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो एक यहाँ से मुझे एक क्लू मिल गया कि अच्छा सॉफ्ट इज इन द टर्म्स ऑफ इंग्लिश या इन द टर्म्स ऑफ स्टडीज या कुछ, तो हमें सॉफ्ट से मतलब समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, इजी वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, और यू कैन से दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट और डिजिटल थिंग्स, राइट। कुछ इस तरह की चीज मुझे समझ में आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब अगर मैं इस पोस्टर के ऊपर जाती हूँ तो पोस्टर पे भी मुझे देखो, ये आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मैसेजेस का आपके पास ऑप्शन है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग हम ग्रुप कॉल्स वगैरह से करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप मीटिंग्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट चीजें, ये आइडियाज हैं, ये माइंड मैपिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि थोड़ा बहुत मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि हाँ ये किस की चीज हो सकती है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेक्युलर ब्रुकलिन ब्रिज। अच्छा, द चैप्टर नेम इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेक्युलर ब्रुकलिन ब्रिज। अच्छा, अब ये चैप्टर क्या है, ये बेसिकली इट्स अबाउट अ ब्रुकलिन ब्रिज। एक ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज पता है ना क्या होता है, कि वो पुल टाइप का होता है, ठीक है, पुल जो होता है। तो ब्रुकलिन नाम है उसका ब्रिज का, ठीक है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है या उसको बनाया गया है या कुछ भी, अब उसके बारे में इस चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मेन थीम इसका क्या है, सॉफ्ट स्किल्स, और सब थीम इसका क्या है, टीम वर्क। अब इनका क्या कंपैरिजन है, हम इसको देखते हैं। अच्छा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेक्युलर ब्रुकलिन ब्रिज। अच्छा, Brooklyn Bridge is one of the oldest suspension bridge in United States. It connects the New York City, Bronx, the Manhattan and Brooklyn by spanning the East River. ठीक है, ये आपके पास ब्रुकलिन ब्रिज है, ठीक है। ये जो आपके पास एक ब्रिज नजर है ना, अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रुकलिन ब्रिज, सही। तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन यूनाइटेड स्टेट्स, एक ओल्डेस्ट ब्रिज है
यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यानी अमेरिका में। इट कनेक्ट्स न्यूयॉर्क सिटी को कनेक्ट करता है मैनहट्टन और ब्रुकलिन से। ब्रुकलिन बेसिकली एक स्टेट का नाम भी है वहाँ पे, जैसे एक सिटी का नाम भी है ब्रुकलिन इन अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, बाय स्पैनिंग द ईस्ट रिवर, यानी ईस्ट वाला जो रिवर है, यानी कि ईस्ट की तरफ का जो पानी है, जो समंदर है, वो इन इस ब्रिज को कनेक्ट करवाता है। इट वॉज द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स ओपनिंग अंटिल 1903। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ये दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज था, सस्पेंशन ब्रिज था। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब कि जो ऐसे हवा में हो और उसके ऊपर आप जा सको। एक तो ब्रिजेस पुल होते हैं कि जो जमीन पे बना होता है, कुछ आपके पास ऐसे हवा में लटक रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे यूजुअली ऐसे ही होते हैं। अब जब ये बना अपनी पैदाइश से, यानी जब भी ये ब्रिज बना, तब से लेके 1903 तक ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था। इसके बाद 1903 के बाद और ब्रिजेस बनना शुरू हो गए, ठीक है। और जो है वो नए तरीके के ब्रिजेस आ गए, और लंबे लंबे ब्रिजेस आ गए। एंड द फर्स्ट एवर स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज, और दुनिया का सबसे पहला स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज, यानी इसमें स्टील वायर यूज हुई थी। सिंस इट्स ओपनिंग इट हैज बिकम एन आइकॉनिक पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क स्काईलाइन। जब से ये बना है तब से ये न्यूयॉर्क का एक आइकॉनिक स्काईलाइन है, ठीक है। ये बहुत बहुत फेमस ब्रिज है, बहुत ज्यादा फेमस। इसके आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने जरूर ये ब्रिज देखा होगा। न्यूयॉर्क में एक वो है ना, एक स्टैच्यू है, ग्रीन कलर का स्टैच्यू, आई डोंट नो इट्स नेम, बट वो अक्सर इस ब्रिज के साथ शो किया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम गूगल पे इसको सर्च करके देखते हैं। अच्छा, इट वॉज डिजिग्नेटेड एट नेशनल हिस्टोरिक designated a national historic landmark in 1964। अब 1964 में इसको एक लकब दे दिया, यानी इस ब्रिज को उन्होंने एक नाम दे दिया, एक लकब दे दिया ऑफ व्हाट, नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क, ठीक है। ये इस ब्रिज को उन्होंने एक तरह से एजाज दे दिया, ये इसका एक नाम बना दिया इसने, ठीक है। It all started with a wild, crazy, strange looking, strictly speaking, prima facie, a mad dream of a creative engineer named John Rogler। अब ये जो इतना शानदार ब्रिज है, इतना नुमाया और इतना जो है वो हिस्टोरिक ब्रिज है, ये अब बनाया किसने आखिर, ये इसका आइडिया किसने दिया, या इसको शुरू किसने किया? तो कह रहे हैं कि इट ऑल स्टार्टेड, ये किससे स्टार्ट हुआ? विद अ वाइल्ड, क्रेजी, स्ट्रेंज लुकिंग, यानी कि उस जमाने में लोगों के लिए बहुत बिल्कुल नई चीज थी, जैसी बात है, ठीक है। 1903 में ये, मतलब कि काफी टाइम बाद ये था कि ये काफी टाइम तक ये लॉन्ग से, यानी कि समझो कि हो सकता है 30-40 साल पुराना, मतलब 30-40 साल से ये ब्रिज हो, सही। अब वो 1903 से भी 30 साल चले, यानी कि 18वीं सदी के 1800 कुछ करके में बना हो गए ब्रिज, यानी कि बहुत बैकवर्ड जमाने में। तो तब तो लोगों के लिए अगर कोई ब्रिज, कुछ ऐसी बात है जब हर चीज, सब नई चीज स्टार्ट होती है, तो इट्स न्यू फॉर एवरीवन एट द स्टार्ट।
लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो जब लोग देखते-देखते उस तरह की चीज़ बनाते थे, फिर एक टाइम आता है कि अब वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। अब ब्रिजेज़ हमें पूरी दुनिया में हर जगह नज़र आते हैं। लेकिन उस वक़्त के लोगों के लिए बड़ा ये एक लैंडमार्क था, बड़ी एक अनोखी चीज़ थी, ठीक है? तो इट वाज़ अ वाइल्ड क्रेज़ी स्ट्रेंज लुकिंग, यानी कि वाइल्ड था, वाइल्ड यानी जंगली इन अ सेंस, लेकिन वो एक आइडिया की बात करें कि जब उसने जैसे लोगों को बताया होगा ना कि मैं हवा में एक ब्रिज बनाऊँगा, तो लोगों ने उसको कहा होगा कि अरे तुम पागल हो गए, किस तरीके की बातें कर रहे हो, ये इस तरह थोड़ी होता है, ये क्या कह रहे हो? क्रेज़ी इसको पागल बोला, स्ट्रेंज लुकिंग और बहुत अजीब-सा दिखने वाला। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी अ मैड ड्रीम। अच्छा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यानी कि अम, अगर बहुत आप मतलब आप उस ज़माने के आप लोगों की सोच देखें कि वो कहेंगे कि भई किसी ने बोला कि हम जो हैं आसमान में या हवा में एक ब्रिज बना रहे, एक रोड बनाना चाह रहे। अब अगर आप उस ज़माने में होते, आपने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं होती, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भई हवा में कोई चीज़ कैसे हो सकती है, ठीक है? हवा में कोई रोड कैसे हो सकता है? चलो जहाज़ उड़ते हैं, चलो वो चीज़ तो मुझे समझ में आती है। लेकिन हवा में ब्रिज बनाना, हवा में रोड बनाना, ये तो बड़ी अजीब-सी बात मुझे लग रही है। ये क्या बात होगी? तो उस वक़्त अगर मैं भी होती या आप में से कोई उस ज़माने में होता तो कहते कि यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, ये तो बिल्कुल फ़िज़ूल उसने बात की है, पागलों वाली बात। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी क्या होती है? प्राइमा फेसी मीन्स कि फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ना, यानी कि जो आप किसी चीज़ को देख के एकदम से जो आपके मुँह से निकलता है ना, ये एकदम से जो आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमा फेस, ठीक है? सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी अ मैड ड्रीम, कि अगर मैं स्ट्रिक्टली इस बारे में बात करूँ तो इट वाज़ अ मैड ड्रीम, यानी कि बेवकूफ़ाना पागलों वाला ड्रीम था ऑफ अ क्रिएटिव इंजीनियर, जो कि एक आपका बेवकूफ़ाना तो नहीं लेकिन पागलों वाला एक आइडिया था, ठीक है? ऑफ अ क्रिएटिव इंजीनियर नेम जॉन रोबले, और किसका? एक क्रिएटिव इंजीनियर था जिसका नाम था जॉन रोबले, सही? अच्छा, अब इसको ना मैड ड्रीम को इस सेंस में भी हम ले सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि अरे यार बहुत बड़ा उसने जो है ना ज़बरदस्त किस्म का बड़ा अजीब तरीके का या बड़ा जो है तबाही किस्म का उसने काम कर दिया। तो वो एक तरह से तबाही वाला समझ में आ रहा है कि मतलब इट इज़ इन अ गुड सेंस इज़ वेल बट बैड सेंस इज़ वेल, ठीक है? अच्छा, who was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. ठीक है, मतलब उसका ये ड्रीम था, ये उसने ये बोला था कि मैं जो हूँ वो न्यूयॉर्क से लेके ब्रिज को न्यूयॉर्क को कनेक्ट करूंगा लॉन्ग आइलैंड के साथ और इतना बड़ा लंबा मैं ब्रिज बनाऊंगा। बट ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट, तो ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट जो थे जो इस सब पे काम करते थे, जो छोटे ब्रिज समझो बनाते हैं कुछ इस तरह, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड थॉट दैट दिस वाज एन इम्पॉसिबल आइडिया। तो उन्होंने अच्छा, अब इसका ब्रिज का क्या होता कि इसका एक तो ब्रिज हवा में था तो सही, अच्छा और भी ऐसे ब्रिजेस थे लेकिन वो छोटे-छोटे से थे। अब इसका ब्रिज बहुत ज़्यादा लंबा है। हमने कोई चलो हमें लगता होगा कि ब्रिज बड़ा लंबा है अगर हम कोई देखते हैं अपने ज़माने में अपने सामने, लेकिन ये इतना बड़ा ब्रिज है कि ये सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, सही है? नॉर्मल ब्रिजेस क्या होते हैं, एक स्टेट से एक एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक जा रहा है, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुरंगी से जो है वो हाईवे तक का एक ब्रिज बन गया। विदिन एक सिटी एक जगह से जगह तक का बन गया। ये जो ब्रिज वो बनाना चाह रहा था ये 3 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा था, 3 शहरों को। तो यानी कि ये बहुत लॉन्गेस्ट था और इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स एन इम्पॉसिबल फीट एंड टोल्ड हिम टू फॉरगेट द आइडिया। उसको बोला कि भई आप ये आइडिया ज़हन से निकाल दो, इसको भूल जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। इट जस्ट कुड नॉट बी डन, कि ये हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा बोला था कि हो ही नहीं सकता, इट वाज़ नॉट प्रैक्टिकल, ये लाइक पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, ठीक है? इट हैड नेवर बीन डन बिफोर, और ना कभी ऐसा कुछ हुआ है तो ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता, लाइक दे कंप्लीटली सेड दैट। In a sense, John Roebling heard all those age-old criticism that many of us frequently encounter in our life or career when we try to accomplish something different that appears to be challenging to others. अब ये बड़ी मजे की बात है। ये क्या कह रहे हैं कि जॉन रेबलिंग जो है उसने सारी जो बातें जैसे इसमें कह रहे हैं कि he encountered that old he the criticisms he encountered are that many of us frequently encounter in our life.
यानी कि इनकाउंटर का मतलब करना, मतलब होता है फेस करना, सामना करना किसी चीज का, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या कह रहे हैं कि जब हम भी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि यार हमने जो है वो ज्वेलरी बना के बेचनी है, या हमने ये काम स्टार्ट करना है, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे रेसिंग करनी है, ये वो। तो आपके जो सराउंड में लोग होते हैं एक आध सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं अरे तुमसे तो होगा नहीं, अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, अरे तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। और इसी तरीके के लोग उनकी बातें इग्नोर कर करके वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध को ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, ये दुनिया में कोई भी इंसान हो वो एक क्रिटिसिज्म जरूर का जरूर फेस करता ही है, ठीक है। सो इसी तरीके से जॉन ऑबलिंग ने भी क्रिटिसिज्म फेस किया, उसने भी सारी बात सुनी। क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिसाइज करना, यानी किसी को दुकानना, किसी को कहना कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, सही। अच्छा, और कब ऐसा होता है कि व्हेन वी ट्राई टू accomplish समथिंग डिफरेंट दैट appears टू बी चैलेंजिंग टू अदर, और ज्यादातर तब कि जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि दूसरों के लिए मुश्किल, उनको मुश्किल लगता है कि भाई ये तो हमसे होगा ही नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, और आप कहते हो कि मैं ही काम करूंगा, तो उनको लगता है अरे नहीं नहीं तुम भी नहीं कर सकते, छोड़ो, और क्या करोगे, और ये वो उस तरह बोलके डिग्रेड करता है, ठीक है। बट लेकिन रोबलिंग ने क्या किया, रोबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ही हैड इन हिज माइंड, लेकिन जो उसने इस विजन बनाया था, इस ब्रिज का जो इस दिमाग में जो पिक्चर थी, वो इस चीज को क्या हुआ, वो इस चीज को अपने दिमाग से ना निकाल सका। He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. वो हर दफा हर मर्तबा इसी के बारे में सोचता था, हर टाइम इसके बारे में सोचता था, और इसके दिल में, दिन की गहराइयों में उसको ये चीज पता थी, डीप इन हिज हार्ट, यानी उसके दिल की गहराइयों में उसको पता थी कि ये चीज हो सकती है। जाहिर सी बात है, वो भी एक जो है ना वो इंजीनियर था, तो कुछ ना कुछ सोच के ऐसे बात की थी, हवा में तो नहीं ऐसी बात की। He just had to share the dream with someone else. तो अब उसको वो ड्रीम किसी और के साथ जो वो करना था, किसी और के साथ शेयर करना था जो उसकी बात को समझ सके। After much discussion and persuasion, he managed to convince his son, Washington, an upcoming engineer, that the bridge in fact could be built. अच्छा, अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डिस्कशन और परसुएड करना, यानी किसी को मनाना, किसी को अपनी अच्छा, एक होता है मनाना, ये इस सेंस में नहीं कि कोई नाराज है तो आप उसको मना रहे हो, मनाना कि यानी जो आपकी बात है, आप उस बात पे उसको मन उस अपनी वो बात उससे मनवाना कि हाँ जो मैंने बात की है वैसा हो सकता है, ठीक है। उसके दिमाग में इस तरीके से उस बात को डालना, उसको वो चीज शो करना जो आपको नजर आई, ताकि उसको भी हो कि हाँ ये चीज तो वाकई पॉसिबल है, ठीक है। तो इतने सब के बाद ही मैनेज टू कन्विंस, तो उसने ही मैनेज टू कन्विंस, यानी वो आखिरकार उसने मैनेज कर लिया कि वो अपने बेटे को कन्विंस कर सके, जिसका नाम क्या था, वॉशिंगटन। एंड अपकमिंग, जो कि कौन था, एक अपकमिंग इंजीनियर, यानी कि समझो कि अभी पढ़ रहा था और वो नया नया इंजीनियर बनने वाला था, ठीक है। दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ट, की जो ब्रिज है वो वाकई में बन सकता है, सही। अच्छा, फिर क्या हुआ, working together for the first time, this homely team of father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. With great excitement and inspiration, the headiness of a challenge before them, they hired their crew and began to build their dream build. ठीक है, अब क्या हुआ कि पहली दफा दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, और होमली टीम की, यानी कि घर से बनी हुई टीम की, बाप और बेटे की, और इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप किए कि किस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, और हम किस किस तरीके से कौन कौन सी हमारे रुकावटें आएंगी, क्या मसले आएंगे, उनको हमने कैसे ओवरकम करना है, मतलब सारी एक तरह से उन्होंने प्लानिंग के लिए। विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन एंड द हेलीनेस ऑफ अ वाइल्ड चैलेंज बिफोर देयर। अच्छा, अब एक बहुत उनकी एक्साइटमेंट थी, कुछ मतलब उनकी एक एक्साइटमेंट थी ना कि यार मैं एक काम कर लूँ, जब आपको कुछ करना होता है आप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार मैं जल्दी से चीज़ कर लूँ। और उनको जो इंस्पिरेशन थी और इस सब की वजह से उन्होंने जो है ना क्रू हायर किया। क्रू का मतलब होता है कि लोग हायर किए थे जो उनके उनके साथ मिलके काम करेंगे। एंड बिगैन टू बिल्ड देयर ड्रीम ब्रिज, और उन्होंने क्या किया, अपना ड्रीम ब्रिज बनाना शुरू किया। अच्छा, स्टार्ट में अभी सबके जहन में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने किस अभी चेक की थी स्टार्ट में ये बात की कि सॉफ्ट स्किल्स की जो हम बात कर रहे थे, कि सॉफ्ट स्किल्स तो हमें ऐसा कुछ लग रहा था कि ये कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है, या कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ, मतलब कि कुछ ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर के अंदर कोई काम हो रहा होगा, या कोई
सॉफ्टवेयर होगा, कोई डिवाइस होगी, कुछ इस तरह करके होगा, ठीक है। बट नाउ वी, अब जब तक हम यहाँ तक आ गए हैं वो चीज़ भी आगे आएगी ऑब्वियसली। जब वो इंजीनियर जब कोई चीज़ बनाता है, जब वो डायग्राम्स बनाता है, जब वो कुछ कर रहा है, तो उसको हर चीज़ जो है ना वो एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डिज़ाइन करनी हो, ठीक है। तो वो चीज़ तो डिफरेंट है। बट अब हम यहाँ तक जो चैप्टर हमने पढ़ा, तो यहाँ तक हमें अभी जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में थे तो हम इस तरह से देखे थे कि लाइक हमें अभी तक हमने इस चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे ही था। जब हमने चैप्टर को हाथ लगाया, हमने चैप्टर की हेडिंग स्टार्ट की, हमने उसको पढ़ना शुरू किया, तो हमें एक चीज़ समझ में आई। फिर जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट किया, हमने यहाँ तक पहुंचे, तो अब मुझे ऐसा पता चल रहा है कि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, इसमें बात कुछ और। फ्रॉम हियर नाउ, अच्छा, कंस्ट्रक्शन बिगैन ऑन जनवरी 3rd 1870। जनवरी 3rd पे इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट फिर ऑफ द ब्रिज, एंड इट वाज ईयर 1870। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा सा चला, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, सारा कुछ ऐसा लग रहा था कि बाकी ब्रिज जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। बट व्हेन इट वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स अंडरवे, अ ट्रैजिक एंड एक्सीडेंट ऑन द साइड अपीयर्ड टू हैव शैटर्ड द ड्रीम। लेकिन कुछ ही महीने हुए थे इस चीज़ को, और कुछ ही महीने रहते थे इसकी ये तैयार होने पे, कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। ट्रेजिक कहते हैं बहुत कोई दर्द भरा या बहुत कोई अफसरदा या क्या कह सकते हैं, तकलीफ वाला एक हादसा हुआ। ऑन द साइट, साइट SIT की साइट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई काम हो रहा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है या किसी भी तरह का काम हो रहा है, वो साइट होती है। appeared to have shattered the dream, और वो ऐसा एक्सीडेंट आया कि उसने उनका ख्वाब जो है वो क्या कर दिया, शैटर कर दिया, तहस नहस कर दिया। जॉन रूबलिंग्स, हुआ क्या था, जॉन रूबलिंग्स पुट स्लिप इनटू द ग्रुप ऑफ पाइलॉन्स फ्रॉम द शेक ऑफ एन इनकमिंग फेरी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जॉन रूबलिंग का जो पैर है वो स्लिप हुआ इनटू द ग्रुप ऑफ पाइलॉन्स। अच्छा, पाइलॉन्स क्या होते हैं, इजी वर्ड्स में अगर कहूँ तो जो बिजली के बड़े बड़े खंभे नहीं होते, जो हमें अक्सर हम कहीं रोड्स पर जा रहे होते तो हमें बड़े बड़े टावर नजर आते हैं, वो आईफिल टावर की तरह टावर्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये उस तरह का टावर है, ठीक है। उस तरह के टावर्स को आप क्या कहते हो, पाइलॉन्स कहते हो। द ग्रुप ऑफ पाइलॉन्स फ्रॉम द शेप ऑफ इनकमिंग फेरी, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एन इनकमिंग फेरी, अच्छा, फ्रॉम द शेक ऑफ एन इनकमिंग फेरी, शेक का मतलब कि वाइब्रेशन हो रही थी, इनकमिंग फेरी। अच्छा, फेरी क्या होगी, अब वो ब्रिज कहाँ बना रहे थे वो लोग, वो ब्रिज बना रहे थे उसके ऊपर, समंदर के ऊपर। तो समंदर के अंदर तो ज्यादातर हमारे पास क्या चल रही होती है, शिप्स वगैरह चल रही होती हैं, शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बहरी जहाज होते हैं। तो उनकी मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन कॉज हो रही थी आपकी समंदर में, जिसकी वजह से वो पूरे जो ब्रिज है उसके ऊपर भी वाइब्रेशन हो रही थी, और जिसकी वजह से रोबलिंग का जो पैर है वो स्लिप हुआ, वाइब्रेशन की वजह से उसका पैर स्लिप हुआ, और वो फाइलॉन्स भी, यानी कि वो जो बिजली का खंभा होता है उसमें जाके गिर गया, और इतनी बुरी तरीके से गिरा कि उसके जो पैर है, पैर की उंगलियां हैं, वो बिल्कुल क्रश होने का मतलब बिल्कुल चूर चूर हो रहा है, कॉजिंग दोज टोज टू बी एम्पुटेटेड। और इतना वो हो गया कि उनकी उसके वो जो पैर की जो उंगलियां थी, जो पैर की उंगलियां होती हैं उनको टोज कहते हैं, राइट। तो कॉजिंग द टोज टू बी एम्पुटेटेड, तो उनकी वो जो टोज से वो क्या हो गए थे, एम्प्यूटेट हो गए थे। एम्प्यूटेट का मतलब होता है टू कट ऑफ अ बॉडी पार्ट, ठीक है। अगर किसी का बॉडी पार्ट कट जाता है तो दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेटेड। जैसे कि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि उनको उनके पैर में कोई बहुत गंदी तरीके की बीमारी होती है, तो उनको पैर काटना पड़ता है, आधा पैर काटना पड़ता है, हाथ काटना पड़ता है। तो कटिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूटेटेड, ठीक है। तो यानी उसके वो इतने ज्यादा उसके जो टोज से पैरों की उंगलियां क्रश हो गई थी कि उसको वो काटना पड़ा, ठीक है। लीविंग हिम incapacitated, he later died of an infection related to his injury and leaving his son Washington Robley in the charge of the bridge। बाद में फिर क्या हुआ, अच्छा, incapacitated का मतलब है कि मतलब वो बिल्कुल, हमें तो लगता है कि उंगलियां ही कट गई, कि पैर तो थे उसके पास, लेकिन वी डोंट नो कि ये जो उंगलियां होती है इससे हम इन्हीं की वजह से हम चल पाते हैं। दिस इज अ अगर ये कट जाती है तो यू कैन नॉट वॉक, बोले आप इतनी बड़ी बड़ी टांगे, यू कैन नॉट वॉक, ठीक है।
तो जिसकी वजह से फिर वो कुछ काम कर ही नहीं सका और फिर कुछ टाइम बाद वो मर गया। एक इन्फेक्शन हुआ उसको, उसी वो बीमारी की वजह से इसको एक इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मर गया। एंड उसने अपने पीछे अपने बेटे को जो है ना उस ब्रिज का इंचार्ज बना दिया, यानी कि उस ब्रिज की सुपरविजन अब उसने अपने बेटे के हाथ में कर दी कि वो ब्रिज बनाएगा, अपने बाप का ख्वाब जो है वो पूरा करेगा। द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अंडर द यंगर रोबलिंग। अब जो असली जो कंस्ट्रक्शन थी, अभी तो क्योंकि मैंने कहा ना अभी कुछ ही टाइम हुआ था ब्रिज स्टार्ट हुए, तो फिर इसके ये हादसा हो गया। तो जो असली जो ब्रिज पूरा जो बनना था, जो बिल्कुल उसकी जो असली वाली जो इसकी वो होनी थी कंस्ट्रक्शन थी, वो किसने करी थी, वो उसके बेटे ने की, यानी यंगर रोबलिंग का मतलब उसकी वॉशिंगटन, यंगर का मतलब छोटा रोबलिंग। अब रोबलिंग दो थे ना, एक उसका बाप और एक बेटा था, तो जाहिर सी बात है बाप तो मर गया तो छोटा कौन है, बेटा। तो यानी कि इसके बेटे ने असली कंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टार्ट हुई। Not long after taking the charge of the bridge, Washington Roebling suffered a paralyzing injury as well. अब ब्रिज पे चार्ज तो उसने नहीं लिया, लेकिन उसके भी बहुत कम मतलब नॉट लॉन्ग आफ्टर, यानी कि ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि ब्रिज से चार्ज देने के बाद वॉशिंगटन रोबलिंग भी पैरालाइज हो गया, मतलब उसको एक पैरालाइजिंग इंजरी हो गई। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस, कि उसको अपने बाप की मौत का और फिर सारी जिम्मेदारी अपनी उठाने का इतना ज्यादा डिप्रेशन और इतना ज्यादा वो जो है ना वो एक उसको डिकम्प्रेशन हो गई, सिकनेस उसकी इतनी कंडीशन उसकी हो गई कि वो पैरालाइज हो गया। दिस कंडीशन प्लेड मेनी ऑफ द अंडर वाटर वर्कर्स, जिसकी वजह से ये कंडीशन, अच्छा ये कंडीशन ऐसी थी कि इसने बहुत सारे जो अंडर वाटर वर्कर्स थे, यानी और जितने लोग थे उनको भी जो है ना, ये एक तरह से समझो कि ये ऐसी बीमारी थी कि उनको ये फैल गई एक तरह से। प्लेग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि दूसरों दूसरों को भी फैल जाए, सही। तो ये उनको भी उन्होंने इफेक्ट किया, वो अंडर वाटर जो वर्कर्स थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा वो भी इफेक्ट हुए इस चीज से इन डिफरेंट capacities, as the condition was relatively unknown at that time and in fact was called Caesarean disease by the project physician Dr. Andrew Swift। अच्छा, अब ये बीमारी जो थी वो असल में किस तरह की बीमारी थी, ये बीमारी जो है ना वो एक किसी एक ये कैन से कि जैसे आपके पास वो होता है ना कोरोना था। अब कोरोना जब आया था तो सब एक एक करके बीमार थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो ये भी इसी तरह की डिजीज थी कि किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा लोग उससे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इससे जो है ना वो इफेक्ट होने लगे, वो बीमार होने लगे। और जैसी उनकी कंडीशन जो है वो अब ये की कंडीशन को पहले पता नहीं था कि क्या थी, लेकिन बाद में एक डॉक्टर था, डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ, उसने बताया, उसने इस कंडीशन को नाम दिया सेजल डिजीज, ये काइसन डिजीज। ठीक है, by the project physician जो कौन था, डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ। So Washington was left with a certain amount of brain damage which resulted in him not being able to walk or talk or even move। तो इतना ज्यादा खराब हो गया था वो कि उसकी दिमाग जो है ना वो डैमेज हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से ना फिर वो बात कर सकता था, ना वो चल सकता था, ना वो जो है वो हिल भी नहीं सकता था। पैरालाइज तो बहुत पैरालाइज बंदा, इफ यू गाइज नो, तो पैरालिसिस का मतलब होता है कि आप बिल्कुल स्टैच्यू हो जाते हो, लाइक यू कैन नॉट मूव। आपको सारा कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, बट आप ना बोल सकते हो, ना आपकी मतलब कोई भी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत चलो जबान की मूवमेंट भी है ना वो भी नहीं होती, इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। तो ये हो गया, यानी अब हम कहें कि इतनी ज्यादा सारा कुछ हुआ और जो है वो इतना इन्होंने ख्वाब लेके चले, इतना इन्होंने कोई मेहनत की, और फिर बेटा, पहले बाप के साथ एक्सीडेंट हुआ, फिर बेटे को ये बीमारी लग गई। फिर क्या हुआ, जब इस तरह से होता है कि कोई लोग जो बड़े इम्पॉसिबल काम करने जा रहे होते हैं और इसके साथ कुछ हो जाए, कुछ हादसा हो जाए, तो वो जो लोग उनको जो मना कर रहे होते पहले कह रहे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ख्वाब देख रहे हो। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जॉन नोबलिंग को बहुत लोगों ने कहा कि जैसे हमने क्रिटिक्स की बात की, इतने फिर क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ख्वाब देख रहा है ये वो। तो उनको फिर मौका मिल जाता कि भाई हमने तो इनको मना किया था, ये लोग तो फिर भी लगे रहे, ये तो मना ही नहीं हुआ, इनको तो हमने मना किया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, अब देखो क्या हो गया। सो दैट्स इट, द क्रिटिक्स वर ओनली वेटिंग फॉर सच थिंग टू हैपन। अब ये जो राइटर है वो उस तरह से कह रहा है, मतलब एक तरह से गुस्से में कह रहा है कि जो क्रिटिक्स कहते हैं, जो तंज करने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ इसलिए इंतजार करते कि बस इस तरह की कोई चीज हो और वो फौरन से शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए, वी टोल्ड देम सो, हमने इनको कहा था, क्रेजी मैन एंड दे क्रेजी डेज, पागल आदमी और पागल उनके जो है वो ख्वाब थे, फजूल ख्वाब थे, इट्स फूलिश टू चेज वाइल्ड विजन्स,
ये बेवकूफ़ हरकतें कि बेवकूफ़ाना हरकतें कि इतने बड़े-बड़े कोई ख्वाब देखे जाए फ़िज़ूल के, कुछ हो नहीं सकता। तो यानी कि वो जो तंज़ मारने वाले लोग होते हैं उनका काम हमें पता है कि क्या काम होता है, तो ये वो अपना काम शुरू करने लगे। Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roblings were the only ones who knew how the bridge could be built. In spite of his handicapped situation, Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. He tried to inspire and pass on enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. अच्छा, ये क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स और वो थे और लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भई ये वाला ब्रिज तो बिल्कुल अब खत्म कर दो। ये तो सिर्फ रोबलिंग और उसके बेटे को पता था कि किस तरह बनना है, अब ये तो हम में से ये तो और कोई बना ही नहीं सकते क्योंकि इनके फिज़ूल से आइडियाज़ दिमाग में तो हो ही नहीं सकते इस तरह। लेकिन इन सब के बावजूद और इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद जो वॉशिंगटन था उसका कभी भी ये ख्वाब जो है वो क्या कहते हैं कि धुंधला नहीं हुआ। उसने इस ख्वाब को उसका कभी डिस्करेज नहीं हुआ इस चीज़ से। ठीक है, मतलब कि यार सही कह रहे हैं लोग, हमें नहीं करना चाहिए था और ये वो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उल्टा और ज़्यादा उसने मोटिवेट किया। उसके ही स्टिल हैड अ बर्निंग डिज़ायर यानी कि उसके अंदर एक आग लगी हुई थी कि मैंने इस ब्रिज को कंप्लीट करना ही करना है। और उसका दिमाग भी वो था, तो कुछ जैसे उसकी हल्की-हल्की बीमारी वो होने लगी, जैसे कुछ बोलने के काबिल हुआ या कुछ इशारे से समझाना है किसी भी तरीके से, तो उसने अपने दोस्तों को जो है वो कोशिश की कि उनको मनाया, उनको मोटिवेट करे कि ये काम मेरे साथ करो। लेकिन वो जो है वो खुद बहुत ज़्यादा वो हुए थे कि यार ये तो उसमें से लोग मर रहे हैं, हम भी मर जाएँगे, हम पीछे हट जाते हैं, हम नहीं कर सकते। Mr. Washington was on his bed in hospital room with the sunlight streaming through his window. A gentle breeze flew the flimsy white curtains apart, and he was able to see the sky and the tops of the tree outside for just a moment. अच्छा, अब वॉशिंगटन जो है वो हॉस्पिटल में, बिकॉज़ ही वाज़ पैरालाइज़्ड, ही वाज़ नॉट गुड, तो वो हॉस्पिटल रूम में जो है वो बेड पे लेटा हुआ था, तो एकदम से जो है ना वो उसने खिड़की की तरफ देखा, तो वहाँ से जो है ना सूरज की रोशनी आ रही थी और हल्की-सी ठंडी-ठंडी हवा, ब्रीज़ कहते हैं ठंडी हवा को। तो जेंटल यानी एक हल्की-सी ठंडी हवा जो है वो जो सफ़ेद पर्दे वो हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, तो वो सफ़ेद पर्दों का ऐसे लहराते हुए अंदर आई। और जो इसने जो है ना वो आसमान को एक एक झलक बस आसमान को देखा। तो और जो बाहर जो दरख्त वगैरह लगे थे उनको उसने एक एक नज़र से उठा के देखा। इट सीम्ड दैट देयर वाज़ अ मैसेज फॉर हिम टू नॉट गिव इट। तो उसको ऐसा लगा, उसको इस मूवमेंट से ऐसा लगा कि शायद मुझे जो है ना वो एक कोई साइन मिल रहा है, खुदा या मेरे फादर कोई साइन दे रहे हैं कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे इस ख्वाब को रद्द नहीं करना चाहिए। सडनली एन आइडिया हिट हिम, तो फौरन से एक आइडिया आया उसके ज़हन में। ऑल ही कुड डू वाज़ मूव वन फिंगर एंड ही डिसाइडेड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। अब वो क्या कर सकता था? सिर्फ एक उँगली हिला सकता था, ओनली अ फिंगर, एक फिंगर से कुछ नहीं हिला सकता था, इतना ज़्यादा पैरालाइज़ था कि पूरी बॉडी उसकी कुछ नहीं हिल सकती थी, सिर्फ एक उँगली। और उसने कहा कि इस एक जो मेरी उँगली हिल रही है, ये कोई इशारा है और मैं इसको जो है ना वो अच्छे से यूज़ करूँगा, इसको मैं जाने नहीं दूँगा। It was just similar to visualizing a silver line in a midst of a dark cloud. अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे अच्छा, अब व्हाट इज अ सिल्वर लाइन या सिल्वर लाइनिंग? अच्छा, इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। इसको इस तरह से समझो कि जैसे ऐसा होता है ना, आसान लफ्जों में अगर मैं बोलूँ तो उम्मीद की किरण। जैसे आप किसी बहुत मुसीबत में फँसे हुए होते हो या बड़ा कोई मसला होता है, कोई बहुत मुसीबत होती है, तो कोई एक छोटी-सी होप आपको मिलती है ना कि यार इससे थोड़ी मेरी मसला मेरा हल हो सकता है। तो वो आपको उससे थोड़ा-सा जो एक सुकून मिलता है उसको आप कहते हैं सिल्वर लाइनिंग। उम्मीद की जो किरण होती है ना, दैट इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है? तो उसको भी ये जो ऊँची उँगली जो उठी और जिस तरह उसने डिसाइड किया, तो ये सब उसको भी एक सिल्वर लाइनिंग की तरह लगी थी ना, एक उम्मीद की किरण लग रही थी कि शायद मैं इससे कुछ कर सकूँ। इन द मिड्स्ट ऑफ द डार्क क्लाउड्स यानी ये किस तरह का एक वो दिया हुआ है, एक इमेजिनरी सेंटेंस है कि जो काले बादल छाए हुए, इसके अंदर एक उम्मीद की किरण उसको मिल गई है जो उसने इसको अभी यूज़ करना है। And imagine whom he thought of as a possible helping hand. She was none other than his better half, Emily Warren Roebling, who was determined to stand by her husband in all circumstances. अच्छा, और उसने किसकी हेल्प लेना चाहिए और किसको
who he thought of a possible helping hand, किसका उसने सोचा कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, वो उसकी अपनी बीवी थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, एमिली वॉरेन रॉबले, who was determined to stand by her husband in all circumstances, जो कि अपने हस्बैंड का हर हालत में जो है ना वो साथ देने को तैयार थी, ठीक है, यानी उस पैरालिसिस में भी उसके साथ हर वक्त खड़ी रहती थी, तो हर हर चीज में उसका साथ देने को तैयार थी, तो उसने उसकी हेल्प लेने की कोशिश की. Then it was this lady's devotion, unquestioned loyalty that made the entire Herculean task a more manageable. अब क्या हुआ कि इस लेडी की डिवोशन, यानी इस औरत की जो डिवोशन को कहते हैं, यानी कि जिसको जो कह लो, या यू कैन से कि इसकी जो हिम्मत और इसकी जो लगन थी इस टास्क के लिए जो उसके हस्बैंड ने इसको सौंपी थी, अनक्वेश्चन लॉयल्टी, यानी कि इसकी इतनी इसने लॉयल्टी, इतनी वफादार थी अपने हस्बैंड की कि कोई इससे सवाल भी नहीं, मतलब अब वो बेड पे पड़ा हुआ है, उसका शौहर जो है वो पैरालाइज है, तो शी कुड हैव मूव डाउन, वो चली जाती, उसको छोड़ के चली जाती कि मैं तुम्हारी क्यों देखभाल करूं, मैं एक बीमार शख्स के साथ क्यों ना, वो जा सकती थी, बट शी डिड नॉट, वो नहीं गई, उसने उसके साथ उसका ख्याल भी रखा और उसके पाप को, उसके बाप के पाप को भी आगे लेके चली, एंड मेड द एंटायर हरक्यूलिन टास्क अ मोर मैनेजेबल. हरक्यूलिन कहते हैं कि कोई बहुत ऐसी कोई चीज जो कि अनइमेजिनेबल है, जो बहुत ऐसा कुछ काम हो जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता, लेकिन उसने इस काम को मैनेजेबल बना दिया, उसने इस काम को पॉसिबल कर दिया. द ब्रूकलिन ब्रिज माइट नॉट हैव बीन बिल्ड had it not been for the assistance of Emily Warren Oakley, who provided the critical written link between her husband, Washington Roebling, the chief engineer, and engineers on site. Under her husband's guidance, Emily had studied higher mathematics, the calculations of catenary curves, the strength of materials, bridge specification, and the intricacies of the cable construction. अच्छा, अब क्या कह रही कि ये जो ब्रुकलिन ब्रिज था, ये जो ब्रिज था इन्होंने ब्रुकलिन रखा था, कि ये ब्रुकलिन ब्रिज ना बनता अगर क्या होता, अगर ये एमिली वॉरेन रॉबलिंग ना होती या इसकी हेल्प ना होती, तो ये ब्रिज कभी भी ना बन पाता. जिसने एक क्रिटिकल रिटन लिंक बनाया, कैसे कि वो जो है ना उसका शौहर जो है वो उसे एक फिंगर से उसके हाथ पे या कहीं पे भी लिख के उसको दिखाता था, लिख के देता था, और वो उस सब चीजों को लिख के रिटन में लिख के, और फिर जो है ना वो दूसरे जो इंजीनियर थे उनको जाके देती थी कि रॉबलिंग ये वाशिंगटन ने ये बोला है, वाशिंगटन ने इस तरह का है, वाशिंगटन ने इस तरह का है. तो वो बेड पे लेटे लेटे उसे सिर्फ एक उंगली से पूरा कंस्ट्रक्शन का तरीका बताया, और इंजीनियर्स को उसकी बीवी जो है वो जाके पहुंचाती गई, और उन्होंने पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया. अंडर हर हस्बैंड्स गाइडेंस, एमिली हैड स्टडीड हायर मैथमेटिक्स. उसके हस्बैंड की गाइडेंस के अंदर ही एमिली ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, उसको मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ ली, कैलकुलेशन भी पढ़ ली, उसने जो है वो स्ट्रेंथ पढ़ी मटीरियल्स की, ब्रिज कैसे बनते हैं, और केबल्स जो लगती है, केबल्स किस तरह कंस्ट्रक्ट होती हैं, वो कैसे लगती हैं. शी स्पेंड द नेक्स्ट 11 ईयर असिस्टिंग वॉशिंगटन इन द सुपरविजन ऑफ द ब्रिज कंस्ट्रक्शन, यानी 11 साल तक वो ब्रिज बनता रहा, और 11 साल तक जो है वो अपने शौहर के साथ खड़े होकर वो ब्रिज सारा बनवाती रही. By moving his finger, Washington started exchanging with his wife and slowly developed a code of communication with his wife. सिर्फ एक फिंगर से जो है वो उसने अपनी बीवी से बातें करना शुरू कर दी, यानी उसको समझाना, अपनी बात समझाना, और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने कोड वर्ड सीख लिया कि भाई ये कोड है हमारी बात करने का, अगर मैं इस तरह करूँ तो ये बात है, इस तरह करूँ तो वो बात है. जैसे कि he touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted to her to call the engineers again. जब वो क्या करता है, अगर वो उस उंगली से अपनी वाइफ के हाथ को टच करता था, तो उसका मतलब ये होता था, यानी ये कोड वर्ड था उनका, कि अगर मैं तुम्हारे हाथ को, मतलब वो जैसे कहते बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने एक कोड वर्ड जनरेट कर लिया कि जब वो फिंगर से अपनी बीवी के हाथ के ऊपर टैप करेगा, तो उसका मतलब होगा कि उसका मतलब है कि वो इंजीनियर्स को बुलाना चाह रहा है. फिर देन ही यूज द सेम मेथड फॉर टैपिंग हर आर्म टू टेल इंजीनियर्स व्हाट टू डू, और इसी तरीके से वो उसकी अपनी बीवी के हाथ पर टैप करके जो है ना वो इंजीनियर्स को समझाते थे, या इंजीनियर्स को बताता था कि क्या करना है, और उसकी बीवी जो है वो उसको मतलब बताती थी कि ये कह रहे हैं, जिस तरह का एक डिकोड करना होता है, राइट. It seemed foolish, but the project was underway again. ये बेवकूफाना लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन जो प्रोजेक्ट था वो दोबारा से स्टार्ट हो गया. For the 13 years, Washington tapped out his instructions with his finger on his wife's arm. 13 साल तक वॉशिंगटन क्या करता रहा, यानी 13 साल तक वो सही नहीं हुआ, वो पैरालाइज ही था. 13 साल तक क्या हुआ कि उसने अपनी जो इंस्ट्रक्शन जो भी थी वो अपनी वाइफ के हाथ पर टैप करता गया, कभी लेटर्स बनाता गया, कभी क्या करता गया, until the bridge was finally complete. और 13 साल तक ये काम पूरा करते रहे और ब्रिज फाइनली कंप्लीट हो गया.
The Brooklyn Bridge was opened for use on 24th May 1883. देखो 1870 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1883 में कंप्लीट हुआ, बिल्कुल फुल 13 years हो गए. The name of John Roebling, Washington Roebling and Emily Warren Roebling are inscribed in the structures as its builders. अब ये जो इन लोग की जो नाम है ना, वो इन तीनों के नाम जो है वो उस ब्रिज के ऊपर लिखे हुए हैं कि ये उनके बिल्डर्स हैं, ये इन लोगों ने ब्रिज बनाया है. Today the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. यानी टुडे स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज, कि स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है कि कोई बहुत उम्दा, जबरदस्त, बेहतरीन ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो स्टैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी, वो आज खड़ा है और अपनी पूरी जो है वो शान शौकत के साथ वो खड़ा है एज अ ट्रिब्यूट टू द ट्रायम्फ. अच्छा, किस चीज की निशानदेही वो करता है कि ये बताता है कि एक इंसान की जो एक स्पिरिट, इनडोमिटेबल स्पिरिट, यानी कि जो ऐसी स्पिरिट की जिसको जो कोई इसको हिला ना सके, जो उसको कोई खत्म ना कर सके, ऐसी एक स्पिरिट और इसी डिटर्मिनेशन को जो है ना वो कोई भी नहीं हरा सकता, कोई किसी किस्म के सर्कमस्टांसेस उसको नहीं हरा सकते. यानी सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात. अब क्या हालात थे कि पहले वो जिससे खौफ था वही उसके साथ ही एक्सीडेंट हो गया, फिर बेटे के साथ क्या हरकत हुई. यानी कि कोई भी अगर नॉर्मल इंसान हो तो वो क्या कहेगा, वो उसी वक्त सब कुछ छोड़ दे रहा. मतलब वाशिंगटन, तो अगर हम में से कोई वाशिंगटन की जगह होता तो हम शायद, अगर वो उसकी जो फादर की डेथ हुई इसके बाद, तो वो ब्रिज का काम ही छोड़ देते कि नहीं, इस ब्रिज ने तो मेरे पाकिस्तानी लोग कैसे होंगे या कोई बड़े अजीब से लोग क्या होते हैं कि भाई इसमें तो हमारा बाप मर गया, ये तो कोई खराब चीज है, इसमें तो हम कभी भी नहीं हम करेंगे, ये वो करेंगे. लेकिन वाशिंगटन ने ये नहीं सोचा. वाशिंगटन ने अपने बाप के ख्वाब को सोचा और उसको आगे कैरी ऑन किया. ठीक है, इवन खुद वो पैरालाइज हो गया था. वो पहले तो बाप की डेथ हुई, फिर वो पैरालाइज हो गया. इतना कि सिर्फ एक उंगली हिला सकता था और सिर्फ उस एक उंगली से उसने 13 साल तक कंस्ट्रक्शन चलाई और एक पूरा ब्रिज जो है जो उसके बाप का ख्वाब था उसने आखिरकार कर दिखाया. मोरल क्या है इस स्टोरी का? अच्छा, मोरल क्या होगा? मोरल का मतलब होता है कि सबक, कि आपने किसी कहानी से क्या सबक हासिल किया. ठीक है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सक्सेस ऑलवेज हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज ऑर्फन. बड़ी ही मजे की सेंटेंस है. इट इज अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग सेंटेंस कि सक्सेस ऑलवेज हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज ऑर्फन. अच्छा, पहले तो ये पहला वाला सेंटेंस कि सक्सेस जो है वो उसके पास हमेशा उसके बहुत ज्यादा बाप होते हैं. बाप का मतलब अभी मैं आपको एक पहले ट्रांसलेट करके फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ आसान जुबान में. वेल, फेलियर इज ऑर्फन. ऑर्फन किसको कहते हैं? ऑर्फन ऐसे बच्चे को कहते हैं जिसके माँ बाप ना हो. ठीक है, इसका मतलब कि सक्सेस जो है, कामयाबी के बहुत ज्यादा बाप होते हैं लेकिन नाकामी का कोई माँ बाप नहीं. ठीक है, अच्छा. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब क्या होता है कि वी हैव सीन दिस इन रियल लाइफ एज वेल, कि जब कोई कामयाब होता है ना तो कामयाबी के वक्त कहते हैं ना, वो एक आजकल बड़ा फ्रेज चल रहा है कि क्या कहते हैं कि जब आप जीत जाते हो तो ताली बजाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब आप हार जाते हो तो आपको हपकी देने के लिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए ना, आपको वो सहारा देने के लिए कोई भी नहीं होता. ठीक है, हालांकि आप जब जीतते हो तो ऐसे ऐसे लोग तालियां बजा रहे होते हैं जिन्होंने आपको कभी सपोर्ट ही नहीं किया होगा. समझ आ रही है? तो ये वही बात है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत आपके बाप निकल आते हैं. बहुत लोग आपको आते हैं कि हाँ भाई, मुझे तो यकीन था तुम पे, मुझे तो पता था तुम कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे. लेकिन जब फेल होते हैं तो जैसे ऊपर वो क्रिटिक्स बोल रहे थे ना कि तुम लोग, हमने तो कहा था कुछ होगा नहीं इनसे, तो फजूल से ख्वाब थे इनके, और ये पागल बेटा था, पागल बाप था, और ये सब. तो ये इस कहानी का, इस लाइन का ये मतलब. ठीक है, इन सब सिचुएशन, यानी उस वक्त कोई नहीं था इनके साथ कि उनको करे कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, तुम कोशिश करोगे. उसका खुद की डिटर्मिनेशन थी और उसकी बीवी की सपोर्ट थी. इन सच सिचुएशन यू मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर ऑलवेज टू हैंड्स रेडी टू हेल्प. यहाँ इस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना चाहिए? आप सबके लिए एक लेसन है कि तो इस चीज को याद रखिए. इसको अगर आप लोगों ने अभी समझ लिया ना, आप लोग की आगे जिंदगी के लिए इट वुड बी वेरी वेरी हेल्प, वेरी वेरी हेल्प. अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में ना आ रही हो, कुछ बच्चों को टॉपिक बहुत बोरिंग लग रहा हो, कुछ बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या बोलनी है मिस. लेकिन
आगे जाके जब आपको ये वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा ना, तो यू विल बी वेरी वेरी ग्लैड कि आप लोग को ये चीजें पहले से पता थी। ठीक है, तो जस्ट नॉट डू नॉट टेक इट एज अ चैप्टर। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या कि क्या कह रहे हैं कि इन सच सिचुएशन यू मस्ट रिमेम्बर दैट देयर आर ऑलवेज टू हैंड्स रेडी टू हेल्प। कि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कोई दो हाथ होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए हाजिर होते हैं, और वो कौन होते हैं? दोज हैंड्स आर योर, और वो आपके अपने ही दुआ। यानी कि आप मुसीबत में उम्मीद लगाना कि कोई आके आपकी हेल्प करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद हाथ चला के, हाथ पे चला के आपको खुद कुछ ना कुछ करना। So, a strong belief in one's own faculties keep one focused, not allowing one to lose one's sight and thereby coping with adverse situations. तो अगर आपका यकीन पुख्ता हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो आपका अपनी ओन वंस ओन फैकल्टीज, वंस ओन का मतलब अपनी जाती जो आपकी कैपेबिलिटीज है कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपका अपना फोकस कि क्या आपने करना है, और नॉट अलाउइंग वन टू लूज वन साइड, और अपने आप को इस चीज की इजाजत नहीं देना कि जो मेरा मकसद है उस चीज को मैं भूल जाऊं। अपने आप को इस चीज की इजाजत ना देना। और जितने भी एडवर्स सिचुएशन है, एडवर्स कहते हैं जो कि नुकसानदा कोई चीज हो या खराब हो, या जो है वो जैसे दवाई होती है ना, उससे एडवर्स इफेक्ट होती है, यानी कि वो आपको शिफा तो देती है लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कुछ दवाइयों की वजह से नींद बहुत आती है, कुछ दवाइयों की वजह से जो है ना वॉमिटिंग आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइफ में भी बहुत एडवर्स सिचुएशंस होती हैं। तो उन चीजों को फिर आप क्या कर सकते हो? कोप कर सकते हो। कोप यानी कि उनको आराम से आप जो है वो उनसे आप आराम से गुजर सकते हो। ठीक है, The Brooklyn Bridge also shows us that the dreams that seem impossible can be realized with determination and persistence. ब्रुकलिन ब्रिज हमें क्या दिखाते हैं कि वो जो ख्वाब जो आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, यानी कि जो लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी नहीं हो सकता, वो आपको ख्वाब वो क्या करते हैं, वो डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस से पूरे हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन यानी कि आपके इसकी तरफ पूरी दिलो जान आप लगा दर, परसिस्टेंस यानी इसके साथ आप परसिस्टेंट रहे, आप लगातार इस काम करते रहे, रुके नहीं, बीच में थके नहीं। नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर, कोई इस चीज का परवाह की बगैर कि क्या मसले हो रहे। अब कितने मसले हुए थे, उससे बाप की डेथ हो गई, उसको इतना बीमार हो गया, लेकिन फिर भी इन चीजों ने उसको रोका नहीं। इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू इंजीनियर्स एंड द टीमवर्क। ये ऑल्सो एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट कहते हैं एक तरह से क्या कहते हैं, किसी को सराहना है, किसी के लिए ट्रिब्यूट कहते हैं ना, कि ट्रिब्यूट टू कैद आज़म, ट्रिब्यूट टू अल्लामा इकबाल, यानी किसी की याद में कुछ बनाना, किसी की याद में कुछ करना। तो ये उस इंजीनियर्स की टीम वर्क के लिए भी जो है ना एक एजाज की बात थी कि ये ब्रिज वो बना है पूरा, उसमें सारे इंजीनियर्स से सबके नाम उस पर लिखे हुए होते हैं। एंड टू दे फेक इन अ मैन हु हैज कंसिडर्ड मैड बाय हाफ अ वर्ल्ड। और अब ये भी बात हम लोग कहने कि यार ये इंजीनियर्स, इन्होंने उस बंदे पे यकीन रखा जिसको आधी दुनिया पावर कह रही थी, फिर भी उन इंजीनियर्स ने उस बंदे पे यकीन रखा कि नहीं, हम जिसके साथ काम करेंगे, और जैसे ऐसी बातें वो खुद तो खड़े होकर नहीं बना सकता था। इंजीनियर्स उसको चाहिए थे हजारों लाखों तो चलो नहीं, 100 200 150 500 जो है वो इंजीनियर तो चाहिए होंगे इस काम के लिए। तो उन इंजीनियर को भी इस बंदे पे भरोसा होना चाहिए, तो उनको भरोसा था जिसकी वजह से वो इस ख्वाब को जो है वो पूरा कर सके। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इट वाज अ वेरी वंडरफुल चैप्टर।